नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज हम आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण का जो अंतिम भाग 3 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस अंतिम भाग में हम दंड आरेख के बारे में देखेंगे। दंड आरेख क्या होता है, आइए इससे हम रूबरू होते हैं। दंड आलेख, चित्रालेखों की तरह ही दंड आलेख भी हमें उच्चतम मान, विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने इत्यादि जैसी सूचनाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, दंड जो शब्द है, इस दंड का मतलब होता है आयताकार। एक आयत को हम दंड कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये सभी आयत हैं। यहाँ पर ये आयत है। दंड आलेख में जरूरी नहीं है कि दंड हमेशा ऊर्ध्वाधर हो, ये क्षैतिज यानी आड़े भी हो सकते हैं। चलिए हम दंड आलेख खींचना सीखते हैं। दंड आलेख के लिए एक हम प्रॉब्लम लेते हैं और ये प्रॉब्लम वस्तुतः एक बच्चे को काम दिया गया है कि वो अपनी स्कूल की सभी क्लासों में घूमे और 1 से 8 तक की क्लासों में ये पता करे कि कितने विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं। तो वो इस तरह से एक टेबल बना के लाया और उसको कहा गया कि इसका दंड आलेख खींचिए। अब प्यारे बच्चों, वो जो बालक 2 जानकारी लाया है, यहाँ सारणी में देख सकते हैं आप 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में कक्षाओं के क्रमांक हैं और दूसरी पंक्ति में उन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या जो कि अनुपस्थित थे। अब हमें कहा जाए कि इनका दंड आलेख खींचिए, तो हमें दंड आलेख खींचने के लिए ये जो 2 जानकारी हैं, कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या, इन दोनों को हमें एक को क्षैतिज अक्ष पर और एक को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर व्यवस्थित करना है। यहाँ ध्यान रहे कि आप उस जानकारी को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रखें जहां पर संख्या जो है रैंडमली चेंज होती है, और उस जानकारी को आप क्षैतिज अक्ष पर रखें जहां आपको लगा है कि ये संख्याएं चेंज नहीं हो रही, यानी कि पहले नंबर की लाइन कक्षाएं जो व्यवस्थित रूप से चल रही है, तो आप इनको आप क्षैतिज अक्ष पर लें। और दूसरी जो पंक्ति है हमारी विद्यार्थियों की संख्या, वहां पर संख्याएं स्वैच्छिक रूप से बदल रही हैं, तो इसको आप ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लें। 2 काम तो हो गया। अब इनको हम लिखने के बाद इनका दंड कैसे बनाएंगे, आप पहले नंबर की कक्षा देखिए, फर्स्ट क्लास, पहले नंबर की कक्षा के ऊपर आप एक आयत बनाएंगे इस तरह से, और उस आयत को कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे, ये ऊंचाई यहां पर तय करेगा 3। तो आप इसको 3 ऊंचाई तक ले जाएंगे और ये एक आयताकार देख सकते हैं आप, ये 3 ऊंचाई का एक आयत बन गया। इस आयत की जो लंबाई है वो 3 है। तो ये पहले नंबर का दंड बन गया कक्षा 1 के लिए। ठीक उसी तरह से कक्षा 2 के लिए दंड बनेगा, वो 5 ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि यहां पर मान, इसका जो आंकड़े हैं वो आंकड़े 5 से प्रदर्शित हो रहा है। तो ये दूसरे नंबर का दंड हो गया। ठीक इसी तरह से तीसरी कक्षा में 4 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो तीसरी कक्षा के लिए आप 4 की ऊंचाई का एक दंड बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। अगला, कक्षा 5 में एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं था, तो वहां पर जगह खाली रहेगी, कोई भी दंड नहीं बनेगा। यानी यह दंड बना तो है, परंतु उसकी ऊंचाई यानी उसकी लंबाई वो 0 है। अब कक्षा 6 के लिए देखते हैं। कक्षा 6 में एक विद्यार्थी अनुपस्थित था, तो यहां पर जो दंड बना है वो दंड 1 ऊंचाई का बना है। यहां से सीधा सामने आएंगे आप तो ऊंचाई 1 मिलेगी। और कक्षा 7 के लिए 5, तो ये 5 ऊंचाई के लिए। और कक्षा 8 में कुल 7 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो वो ऊंचाई 7 तक का एक दंड हमें मिला। तो इस तरह से आपने दंड आलेख में क्या देखा कि दंड आलेख में जो मान आपको सारणी में दे रखे हैं, उतनी ऊंचाइयों के हमें दंड यानी आयत बनाने हैं। और उसमें जानकारी, ये जो नीचे कक्षा 1, 2, 3, 4 लिखी हुई है, ये जानकारी कक्षा के हिसाब से उसके दंड की ऊंचाई ये सारणी के द्वारा हम तय करेंगे। अब देखिए बच्चों, दंड आलेख कैसे खींचते हैं, उसके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम कि प्रिया ने चाय के बागान का भ्रमण किया। एक विद्यार्थी है प्रिया, उसको कहा कि आप चाय के बागान का भ्रमण करिए और वहां से आंकड़े इकट्ठे करने किनका, कि जो भी कीट पतंगे आपको दिखे उनके आंकड़े संग्रहित करके लाना है। प्रिया चाय के बागान में गई और वहां जाके देखा उसने कि घुन जो है वो उसको कुल 6 दिखे, रेशम के कीट उसको कुल 10 दिखे, और झिंगुर जो है वो 5 दिखे, और तितलियां वहां पर 3 दिखी, और टिड्डा जो है वो संख्यात्मक रूप से उसे 2 दिखे। तो इस तरह से वो अपनी एक सारणी, एक टेबल बना के लाई। अब देखिए बच्चों कि यहां पर दंड आलेख हमें खींचना है। यही समस्या, जिस समस्या का हमने टेबल बनाई, यानी घुन 6, रेशम के कीट 10, झिंगुर 5, तितलियां 3 और टिड्डे 2 थे, उनके लिए हमें दंड आलेख खींचना है।
दंड आलेख खींचने के लिए सबसे पहले, जैसा कि पिछले प्रश्न में आपको समझाया गया था कि जो स्वैच्छिक रूप से आंकड़े बदलते हैं उनको आप ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लें, और जो नाम वगैरह आती चीजें उन सबको आप क्षैतिज अक्ष पर लें। तो यहां पर क्षैतिज अक्ष पर हम लिखेंगे कीट का नाम। क्या लिखेंगे हम? कीट का नाम, ये रहेगा क्षैतिज अक्ष पर। और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रहेगा कीटों की संख्या। कीटों की संख्या, ठीक है। अब आंकड़े को देखिए आप, न्यूनतम अंक 2 है और अधिकतम अंक 10 है। तो आप यहां पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इनको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार इस तरह से सेट करें कि वो बिल्कुल आंकड़े आपका न्यूनतम और अधिकतम दोनों अंदर व्यवस्थित हो सके। तो इसके लिए मैं बराबर दूरी के ऊपर कुल 10 बिंदु लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इनके ऊपर संख्या भी लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर क्षैतिज अक्ष पर हम कीटों के नाम, पहला कीट कौन सा है? घुन, हम यहां पर घुन लिखते हैं। दूसरे नंबर पर है रेशम का कीट, तो यहां हम रेशम का कीट लिखते हैं। तीसरे नंबर पे है झिंगुर, तो यहां हम झिंगुर लिखेंगे। चौथे नंबर पे है तितलियां, तो चौथे नंबर पर हम तितलियां लिखेंगे। ये सभी कीटों के नाम हम लिखेंगे क्षैतिज अक्ष पर। इन्हीं के ऊपर थोड़ी देर बाद हम दंड बनाएंगे। दंड यानी एक आयत जो कि ऊर्ध्वाधर हो। ये सभी कीटों के नाम आपने लिख दिए। अब सबसे पहले देखिए गुण कितने हैं? 6। तो गुण के ऊपर आप एक आयत बनाएंगे और उस आयत को 6 ऊंचाई तक आपको ले जाना है। तो ये देखिए आप ऊर्ध्वाधर आयत, जिसको कि हम दंड कहते हैं, ये हमने घुन के ऊपर बना लिया। दूसरे नंबर पर रेशम का कीट, 10 ऊंचाई पे जाना है, तो 10 ऊंचाई पर हमने रेशम का कीट के लिए एक दंड बना दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे है झिंगुर। झिंगुर कितने संख्यात्मक रूप से? 5। तो 5 ऊंचाई पर, 5 के सामने ये 5 ऊंचाई पर हमने झिंगुर के लिए एक दंड बना दिया। आगे चले, तितलियां कितनी है? 3। तो तितलियों के ऊपर 3 ऊंचाई का हमने एक दंड बना लिया। और इस तरह से अंतिम जो कीट है वो टिड्डा बचा, और उसमें संख्या केवल 2 है। तो 2 ऊंचाई पर, 2 के बिल्कुल सामने आप और टिड्डा के जस्ट ऊपर इस 2 ऊंचाई का एक दंड या आयत आप बना लेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये हमने संख्यात्मक मानों की सहायता से हमने दंड आलेख बनाया। प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्फोग्राफिक्स। ये भी आंकड़ों को दर्शाने का एक तरीका है। ये आधुनिक तरीका है जिसमें हम कुछ रचनात्मक चित्रों द्वारा उसे दर्शाते हैं। आइए समझते हैं कि जब दंड आलेखों जैसे किसी आंकड़ों के चित्रीकरण को और अधिक विस्तृत, कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है, तो ये सूचना ग्राफिक्स, कंप्यूटर के अंदर आप देखते भी वर्ड ग्राफिक्स, और संक्षेप में उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। इन्फोग्राफिक का उद्देश्य आकर्षक दृश्यों का उपयोग करके सूचना को और अधिक स्पष्ट और उसे शीघ्रता से और आकर्षक तरीके से संप्रेषित करना होता है। यानी कि सूचना देनी है, यह सूचना हम चाहे तो हम दंड आलेख से भी दिखा सकते थे, परंतु चित्रों के द्वारा हम और आकर्षक और अच्छे तरीके से हम हमारे पाठकों तक इस चीज को पहुंचाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। सामने चित्र देखिए आप। चित्र में 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च पर्वत चोटियां आपको दर्शाई गई है। सबसे पहले देखिए आप एवरेस्ट, जो कि एशिया में है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है, देखिए इसी तरह से घटते क्रम में ये सभी पर्वत चोटियां दर्शाई गई हैं। दूसरे नंबर पे एंकाकोगुआ जो दक्षिणी अमेरिका में है, उसके बाद देनाली जो कि उत्तरी अमेरिका में है, फिर किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, फिर एल्ब्रस जो कि यूरोप में है, विंसन मैसिव जो कि अंटार्कटिका में है। ये सभी पर्वत चोटियां आपको दर्शाई गई है। अब इनको हमें मान लीजिए इन्फोग्राफिक की सहायता से दर्शाना है, तो इनको कैसे दर्शाएंगे आइए देखते हैं। अब यहां इन्फोग्राफिक में आप देखिए ग्राफ पैटर्न पे बना हुआ है। यहां पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वहां पर इसकी ऊंचाई 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000, 4000 इस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। और क्षैतिज पर इन सभी पर्वत चोटियों के नाम लिखे हुए
एवरेस्ट, एंकाकोगुआ, देनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस, विंसन मैसिफ और कोसियुस्को, ये सभी आपको यहाँ पर दे रखी हैं। अब देखिए, जो पर्वत चोटी जितनी ऊंची थी उसका त्रिभुज उतना ही ऊंचाई को छू रहा है चीज वही है। पिछली बार हमने दंड यानी आयत बनाया था, इस बार हम उसको त्रिभुज रूप में बना रहे हैं और सभी त्रिभुज देखते हैं आप विभिन्न विभिन्न रंगों में और आपको कितने आकर्षक तरीके से आपको दिख रहे हैं। इसी को हम इंफोग्राफिक्स कहते हैं। हम यहां से अंदाज लगा सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो जो त्रिभुज में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जा रहा है वो सबसे ऊंची, और सबसे निम्न पर्वत चोटी इन सातों महाद्वीपों में कौन सी है, तो जो सबसे नीचा यानी जिसकी ऊंचाई सबसे नीची है, सबसे कम है, अंतिम में कोसियुस्को, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जो कोसियुस्को है ये सबसे कम ऊंचाई की पर्वत चोटी है। तो ये है प्यारे बच्चों सूचना को दर्शाने का एक और तरीका जिसको हम कहते हैं इंफोग्राफिक्स। अब आइए बात करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले दंड आलेख क्या होता है ये देखा, फिर दंड आलेख प्रश्नों में काम में लिया, कई सूचनाओं के लिए हमने दंड आलेख बनाए भी हैं। उसके बाद हमने इंफोग्राफिक्स क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ी और परिभाषा के बाद में इंफोग्राफिक का ये उदाहरण हमने आपके लिए पेश किया। अब एक चीज अंतिम, और वो है आपका गृह कार्य जो कि आपको स्वयं करना है। आइए हम गृह कार्य की बात करते हैं। गृह कार्य के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है दंड आलेख से संबंधित। आइए हम पहले उससे रूबरू होते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। प्यारे बच्चों, बारिश का सीजन होता है, जुलाई के महीना, और वहां पौधारोपण हमें करना भी चाहिए। आप भी अपने विद्यालय में ये काम जरूर करें। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंड आलेख में वर्णित है। ये दंड आलेख आपको दिख रहा है, यहाँ पर जितने पौधे लगाए गए हैं उसका आपको दंड आलेख में सूचना दी हुई है। सबसे पहले इसको पढ़ते कैसे वो समझिए। दंड आलेख में हम देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर लाइन में लिखा हुआ है लगाए गए पौधों की संख्या 0 से शुरू होकर अधिकतम 70 तक जा रही है। क्षैतिज पर वार के नाम है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार तक के ये बने हुए दंड। इस दंड के आधार पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पौधे किस दिन लगे, तो आप कहेंगे जो दंड सबसे ज्यादा ऊंचाई का है वहां उतने ही ज्यादा पौधे लगे। सबसे न्यूनतम पौधे किस दिन लगे, तो जो दंड सबसे न्यूनतम ऊंचाई का है वहां उतने ही कम पौधे लगे। तो आपको घर पे क्या काम करना है, गृह कार्य में ये 3 प्रश्न एबीसी प्यारे बच्चों दे रखे हैं। इसी दंड आलेख की अच्छे से स्टडी करके, इसका अध्ययन करके आपको इन तीनों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या। मैं आपको हिंट देता हूं, कुल संख्या यानी जोड़ना, तो आप बुधवार और बृहस्पतिवार के दोनों पौधे इस ग्राफ की सहायता से, इस दंड आलेख की सहायता से लेंगे और उनको आप जोड़ेंगे। दूसरे नंबर का, पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए कुल पौधे, तो सप्ताह में आप 7 दिन का आप एक साथ जोड़ेंगे। और सी में अधिकतम पौधे संख्या में किस वार को लगाएंगे वो लिखेंगे, और न्यूनतम किस वार को लगाएंगे वो आप दूसरे रिक्त स्थान में लिखेंगे। तो ये था गृह कार्य, और इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।